विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हमारी अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड्स। तो अनुसंधान विधि क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस विधि के जो जन्मदाता थे वो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपके HTET या CTET की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो अनुसंधान विधि है उसके खोजकर्ता कौन थे। तो आपको बताना है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही परिभाषा दी है, जो अनुसंधान विधि है उसकी परिभाषा दी है कि अनुसंधान विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें हम विद्यार्थियों को जहां तक हो सके एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। यानी अनुसंधान विधि में हम विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं देते हैं, उनके ऊपर ही कार्य को छोड़ देते हैं और उन्हें एक खोजकर्ता के रूप में देखने की कोशिश करते हैं और उनको उनके जो मानसिक स्तर है उनके अनुसार या उनको कोई भी प्रश्न करने के लिए उनकी मर्जी के अनुसार उन पर काम छोड़ दिया जाता है। उन पर कोई भी काम थोपा नहीं जाता, लादा नहीं जाता, यानी मानसिक रूप से उनको प्रताड़ना नहीं होती है और वह स्वयं स्वाभाविक और अपने जो उनके पास पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वह हल करने में समर्थ हो पाते हैं। यानी हम यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको खुद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, 500 रुपये का 4% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो अध्यापक है वह इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यदि उसने अनुसंधान विधि का प्रयोग करना है तो सबसे पहले वह कहेंगे प्रश्न है वह उस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो बच्चे बताएंगे कि ब्याज पूछा गया है। कितने समय का पूछा गया है, बच्चे बताएंगे 2 वर्ष का पूछा गया है। अब हम देखेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या है, तो बच्चे बताएंगे प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर। अब यहीं से आगे हम बढ़ेंगे कि प्रति 100 का मतलब हो गया 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज है 4 रुपए। और ऐसे हम कहेंगे कि 100 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 2। ऐसे ही अब हम 1 रुपए का निकालेंगे, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज तो हो जाएगा 4 रुपए में 100 और 1 रुपए का 2 वर्ष का, तो बच्चे बताएंगे 4 बटे में 100 गुणा में 2। अब ऐसे ही हम 500 का पूछेंगे तो हो जाएगा 500 गुणा में 4 गुणा में 2 बटे में 100। तो इस प्रकार से हमें एक हमारी जो साधारण ब्याज है उसका सूत्र मिल जाएगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो उन्होंने अनुसंधान विधि से सूत्र को ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हम अनुसंधान विधि से बच्चों के सामने प्रकट करेंगे और बच्चे स्वयं उन प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जो हमारी अनुसंधान विधि है उस अनुसंधान विधि में क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले बिंदु है हमारा मनोवैज्ञानिकता, यानी जो अनुसंधान विधि है वह मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बच्चों को उनके मानसिक क्षमता के अनुसार उनसे प्रश्न हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें प्रश्नों के जो सूत्र हैं वो हटाए नहीं जाते हैं, वह अपने ही स्तर पर उन प्रश्नों को हल करने के लिए अपना जो पूर्व ज्ञान है उसका प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक ढंग से उस प्रश्न को निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब हम यहाँ पर एक अध्यापक हमारा जो विद्यार्थी है उसको अनुसंधानकर्ता के रूप में दिख रहे हैं, यानी वह एक खोजक है और खोजक क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। तो जब वह इस प्रकार के प्रश्नों को हल अपनी अनुसंधान विधि से हल करते हैं, अपने आप हल करते हैं, अपनी सोच का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के सूत्रों का निर्माण करते हैं, तो उनका जो दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य यही है कि वह वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगते हैं, वैज्ञानिकों की तरह खोज करने लगते हैं और उनके दैनिक जीवन में भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं तो वहाँ पर भी वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही रखते हैं। अगला है रचनात्मकता, क्योंकि बच्चे स्वयं कुछ करके सीखते हैं, अपने आप उन्होंने काम किया है तो उनके अंदर रचनात्मकता आ जाती है। और हमारी शिक्षा का यही मूल उद्देश्य है कि हम उसको जो सिखा रहे हैं वह उससे ज़्यादा कर ले। यदि अध्यापकों द्वारा सिखाया गया ज्ञान उसके पास उतना ही रहता है तो हमारे जो संसार में ज्ञान वृद्धि है वो हो ही नहीं सकती।
क्योंकि अध्यापक अपना ज्ञान उसको देते हैं और वह अपनी नई ऊर्जा और नए शारीरिक क्षमताओं और हमारी जो नई परिवेश है, टेक्नोलॉजी है, उस पर उस पुराने ज्ञान का प्रयोग करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और इस संसार को ज्ञानवान बनाता है, खुद को भी ज्ञानवान बनाता है। अगला बिंदु है स्वयं करके सीखना, यानी इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है और हम जानते हैं कि स्वयं करके सीखा हुआ जो ज्ञान है वह बहुत अधिक स्थायी होता है। हम सुनते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ सुनने की अपेक्षा ज़्यादा याद रहता है, लेकिन यदि हम वही काम खुद करते हैं तो फिर हम उसको कभी भी नहीं भूलते हैं। एक बार का देखा हुआ 100 बार के सुने हुए से बहुत अधिक बेटर होता है। तो जो ये विधि है वह करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है। अगला बिंदु है गुरु शिष्य का संबंध, यानी गुरु शिष्य का संबंध यानी जो अध्यापक हैं बच्चों को बीच बीच में दिशा निर्देश देते हैं। इस विधि में उनको कुछ करने को कहा जाता है, सिर्फ उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों के आधार पर ही बच्चा अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। जब उसको निर्देश मिलते हैं तो अध्यापक और जो शिष्य हैं उनके अंदर प्रगाढ़ संबंध हो जाते हैं, मधुर संबंध हो जाते हैं। और जब हम जानते हैं कि जब कोई कार्य कर रहे हो और वहाँ पर कर्ता और जो सीखने वाला है अधिगम करता और जो उसका अध्यापक है या और भी कोई काम हो, उनमें जब दोनों में तालमेल ठीक हो, उनके संबंध मधुर हो तो हमारे जो परिणाम है बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। अनुसंधान अनुशासन में सहायक, अब हम अनुशासन में सहायक इस प्रकार, जैसे कोई भी बालक किसी काम को स्वयं करता है और स्वयं करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसे अपने संपूर्ण दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और अपने शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ता है, तो वह अपने उस अनुसंधान कार्य में लगा रहता है। उसे फालतू की जो बातें होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है सॉरी। और इस प्रकार वह अनुशासनहीनता फैलाने की जो श्रेणी है उसमें आता ही नहीं, क्योंकि उसका दिमाग खाली नहीं रहता। वैसे भी जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो यहाँ पर हम उस बच्चे को खाली नहीं रहने देते, यानी वह स्वयं कुछ न कुछ करके सीखता रहता है। अगला है गृह कार्य की परेशानी से मुक्ति हो जाती है, यानी हम बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि हम जो समझा रहे हैं क्या वह समझ लिया है उसने, तो अनुसंधान विधि में वह स्वयं ही करके देख रहा है, तो एस्पेक्ट है कि वह उसको सीख लिया है, उसने ज्ञान को जब सीख लिया तो गृह कार्य की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने उससे प्रश्न पूछने होते हैं कि जो कार्य कराया उसमें से ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ, जब उसने ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ खुद ही प्राप्त किया है तो उसे हमें गृह कार्य देने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई भी विधि बहुत अच्छी होती है सारी, लेकिन उनमें कुछ दोष भी होते हैं, सीमाएं होती हैं कि हम किस हद तक उस विधि को हमारे बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सीमाओं के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले है विद्यार्थियों से आवश्यकता से अधिक आशा करना, यानी सभी विद्यार्थी इस स्तर के नहीं होते कि वह अनुसंधान विधि से पढ़ सकें और हम उन सभी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा आशा कर लेते हैं और इसके हमें जो परिणाम है वह विपरीत मिलने लग जाते हैं। क्योंकि हम एक बच्चे से कहें कि ये भी इस विधि से इसको सीख सकता है, जबकि सभी विद्यार्थियों में इस प्रकार की क्षमता नहीं होती है और बार बार यदि हम उसी काम को एक विधि से कराते रहें तो फिर वहाँ पर भी नीरसता आ जाती है। अगला बिंदु है अध्यापकों से अधिक आशा रखना। अध्यापकों से भी अधिक आशा रखी जाती है, जबकि इस विधि के लिए एक बहुत ही अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता है जो अपने कक्ष के सभी विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को समझ सके, उन्हें उनकी शारीरिक क्षमताओं को समझ सके, तभी वह एक अच्छे अनुसंधान विधि का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा वह हमारी जो अनुसंधान विधि है वह विफल हो जाएगी। उन्नति में बाधा का तात्पर्य है कि हम जब अनुसंधान विधि से कार्य कराते हैं तो पहले से हमने जिन कार्यों को अनुसंधान कर लिया है उन्हीं पर फिर दोबारा कराते रहते हैं, तो उस पर समय खर्च होता रहता है। जब समय ज़्यादा खर्च होता है तो अलग कार्यों को सोचने के लिए विद्यार्थियों के पास समय नहीं रहता, अतः उनकी बाधा में उनकी जो उन्नति है उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पाठ्यक्रम को समाप्त करने में कठिनाई, अब चूंकि समय ज़्यादा लगता है इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है बहुत लंबे पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा, 6ठी से लेकर 10वीं तक की क्लासों में या प्राइमरी क्लासेस में भी बहुत बड़ी बड़ी सिलेबस की किताबें दी हुई, तो उनको समय पर इस विधि से समाप्त कर पाना काफ़ी कठिन काम हो जाता है। त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना, अब हम अनुसंधान विधि से बच्चों को, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था, तो कहीं पर किसी प्रकार की समस्याओं में कहीं कहीं त्रुटिपूर्ण परिणाम आने की संभावना भी होती है। यदि त्रुटिपूर्ण परिणाम आ गए तो बच्चे के अंदर वही परिणाम घर कर जाते हैं, फिर हम उसको भुलाना मुश्किल हो जाता है।
अगला है उपयुक्त सहायक सामग्री का अभाव। हो सकता है कि हम बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा ही समझा सकते हैं, या फिर हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में उस प्रकार की सहायक सामग्री यदि उपलब्ध नहीं हुई तो फिर हमारी अनुसंधान विधि है वह विफल हो जाएगी। तो आज हमने विद्यार्थियों अनुसंधान विधि के बारे में जाना। तो आज हमारा जो शिक्षण विधियाँ थी हमारे सिलेबस में, उन विधियों के बारे में हमने जान लिया। आगे हम अगला जो टॉपिक है उसमें, या हमारी जो अगली यूनिट है उस पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।